स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल हाल में जारी एक सूचना के मुताबिक भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। पिछले 5 वर्षों में भारत को $13 अरब मूल्य के रूसी हथियारों की आपूर्ति की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने $10 अरब से अधिक के हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए मॉस्को को ऑर्डर दिया था। रूस के मौजूदा ऑर्डर का लगभग 20% हिस्सा भारत को मिल भी चुका है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों से भारत पर अत्यधिक दबाव पड़ा था। कई पश्चिमी देशों ने हथियारों सहित रूस पर प्रतिबंध भी लगाए थे। बावजूद इसके भारत, चीन और कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने रूसी हथियार खरीदने में अपनी रुचि बनाए रखी है। ज्ञातव्य हो कि एशियाई देश रूस की S-400 ट्राइम्स मिसाइल रक्षा प्रणाली में विशेष रुचि रखते हैं। इसके अलावा कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जैसे कि ओसा, पेचोरा या स्ट्रेला आदि की भी खरीदारी करते हैं। साथ ही Su-30 युद्धक विमान, MiG-29 हेलीकॉप्टर और ड्रोन आदि की भी खरीदारी रूस से की जाती है। दरअसल इस वर्ष रूस एरो इंडिया 2023 में हथियारों और सैन्य उपकरणों के लगभग 200 नमूने पेश करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत 2017 से 2021 तक रूसी हथियारों का शीर्ष आयातक भी रहा है। भारत के हथियारों के आयात का 40% हिस्सा रूस से ही आयात किया गया है। दरअसल दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम भी हस्ताक्षरित हो चुका है। दरअसल भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक लखनऊ में आयोजित की जा रही है। बताते चलें, इस बैठक का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बैठक में G20 सदस्य देशों के अलावा विश्व बैंक, यूनेस्को, OECD, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और UNDP जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। ध्यान रहे, इस बैठक के आयोजन के दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर केंद्रित 4 कार्यशालाएं भी होंगी, जैसे कि विभिन्न देशों में डिजिटल पहचान के क्रियान्वयन के अनुभवों को साझा करना, MSME के लिए साइबर सुरक्षा समाधानों को साझा करना और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और इसके लिए भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग करना तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था में उत्पाद विकास। आपको अवगत करा दें, इन कार्यशालाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश की डिजिटल पहलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें डिजिटल इंडिया अनुभव केंद्र के साथ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें तकनीकी से भारत में आए परिवर्तनों को दिखाया गया है। अब आपको डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का संक्षिप्त परिचय करा दें। पहली बार इसका आयोजन 2017 में जर्मन G20 प्रेसिडेंट के हिस्से के रूप में हुआ। अगर इसके उद्देश्यों को देखें तो एक सुरक्षित, परस्पर और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही डिजिटल स्पेस में वैश्विक नीति संवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। दरअसल हाल ही में झांफना सांस्कृतिक केंद्र चर्चा में रहा था, क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इस सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर भारत के सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी उपस्थित थे। यह केंद्र श्रीलंका के झांफना क्षेत्र में बनकर अभी हाल ही में तैयार हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह केंद्र भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से निर्मित हुआ है। इस केंद्र का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में किया गया था। यह भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति का एक उदाहरण भी है। ध्यान रहे, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत झांफना में सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक सहयोगों को दर्शाने वाली यह एक महत्वपूर्ण पहल है। आपको अवगत करा दें, यह क्षेत्र काफी समय तक गृह युद्ध से प्रभावित भी रहा है। झांफना सांस्कृतिक केंद्र में एक सार्वजनिक स्थल भी है। ध्यान रहे, झांफना सांस्कृतिक केंद्र में एक सार्वजनिक स्थल भी है। इसे रंगभूमि मंच के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस केंद्र में एक संग्रहालय भी है। 600 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक थिएटर भी इसमें सम्मिलित है। जैसा कि आप जानते हैं, झांफना प्रांत में बड़ी संख्या में तमिल आबादी रहती है। हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नई आईटी नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। बताते चलें, इस नीति के तहत पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में आईटी सिटी बनाने और हर डिवीजन में एक आईटी पार्क बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर नई नीति के तहत निजी क्षेत्र के निवेशक आईटी पार्क बनाते हैं तो उन्हें 25% या 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट मिलेगी। याद रहे, उत्तर प्रदेश सरकार आईटी सिटी को विकसित करने पर 25% या 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। यदि कोई निवेशक आईटी सिटी बनाने की इच्छा रखता है तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार से अलग अलग तरह की नीतिगत सुविधाएं भी दी जाएंगी। बताते चलें, अभी तक आईटी सिटी बनाने की योजना लखनऊ और गाजियाबाद या नोएडा तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसका विस्तार किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी आईटी सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। दरअसल इस नीति में यह भी प्रावधान था कि अगर कोई कंपनी उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार में ज्यादा प्राथमिकता देती है तो उस कंपनी के लिए भर्ती सहायता का प्रावधान
प्रावधान भी किया जाएगा। उभरती हुई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छात्र या कर्मचारियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भी सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास के लिए चुनिंदा पाठ्यक्रम और संस्थानों में ऑनलाइन या ऑफलाइन पाठ्यक्रम के लिए सरकार पाठ्यक्रम शुल्क का 50% या अधिकतम 50,000 रुपया सहयोग करेगी। वहीं रोजगार देने वाली IT इकाइयों को भी राहत नीति में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों, किन्नरों और दिव्यांगों को रोजगार देने वाली IT इकाइयों भी राहत प्रदान की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस नीति में ऐसी इकाइयों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा मिलेगी जो SC, ST दिव्यांगों को रोजगार में प्राथमिकता देती हैं। इस नीति में नई इकाइयों के साथ साथ पुरानी इकाइयों का विस्तार भी सम्मिलित है। याद रहे, उत्तर प्रदेश की IT नीति में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था का प्रावधान भी शामिल है। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। बताते चलें, इस योजना को पहली बार वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी थी। दरअसल इस योजना से 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस योजना पर 5,911 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 3700 करोड़ रुपए होगी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 2211 करोड़ रुपए होगी। अब तक इस योजना की मदद से 1.36 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आगे भी इसकी मदद से 1.65 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है। अगर इस योजना से होने वाले लाभों की बात करें तो इस योजना के तहत राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इस योजना के तहत गाँवों में गरीबी मुक्त और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि, स्वास्थ्य, बच्चों के अनुकूल सुविधाएं, जल उपलब्धता, स्वच्छता और हरियाली, गाँव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन और महिला एवं पुरुषों की समानता को ध्यान में रखते हुए विकास को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। बताते चलें, यह योजना ग्राम सभाओं को नागरिक, विशेष रूप से कमजोर समूहों के सामाजिक समावेशन के साथ प्रभावी संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए मजबूत करेगी। इससे प्राप्त मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना भी होगी। इस योजना के तहत पंचायतों को मजबूत करने से सामाजिक न्याय, समुदाय के आर्थिक विकास के साथ साथ समानता और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पंचायत राज संस्थाओं द्वारा ई-गवर्नेंस की अधिक उपयोग से बेहतर सेवा वितरण और पारदर्शिता हासिल करने में भी मदद मिलेगी। अगर इस अभियान के लिए वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्त का आवंटन होगा। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू कश्मीर तथा पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 होगा। इसके साथ ही अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह हिस्सेदारी 100% होगी। बताते चलें, यह योजना सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है। दरअसल केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी देते हुए कहा कि स्वदेशी दर्शन 2.0 पहल के तहत बिहार के गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। हाल में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेशी दर्शन योजना प्रथम को स्वदेशी दर्शन 2.0 के रूप में नया स्वरूप दिया है। अगर इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो पर्यटन और गंतव्य स्थल के केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थायी और जिम्मेदारी पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। बताते चले, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय स्वदेशी दर्शन तथा प्रसाद योजना और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता देने की अपनी योजना के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र व राज्यों को वित्तीय सहायता देता है। स्वदेशी दर्शन योजना का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। इसकी शुरुआत 2014-15 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई। ध्यान रहे, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अगर इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो संबंधित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास करना, भारत में पर्यटन की क्षमताओं को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना। अगर प्रसाद योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के तहत हुई। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचान करने पर केंद्रित है। साथ ही संपूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने हेतु तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता नियोजित और संधारणीय तरीके से एकीकृत करना भी इसका उद्देश्य है। इसी प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम पर्यटन स्थल को विकास हेतु चुना गया। हाल में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि समुद्रयान मिशन 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। दरअसल समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है और इसका प्रमुख उद्देश्य समुद्र की गहराई में जाकर शोध करना और दुर्लभ खनिजों का खनन करना है। अगर इस अभियान के नोडल मंत्रालय की बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक वाहन में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजना है। स्मरण करा दें, मत्स्य 6000 वाहन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी
संस्थान चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। अभी तक मानवयुक्त समरसेबल मत्स्य 6000 का प्रारंभिक डिजाइन ही पूरा हो पाया है। इसके लिए मानवयुक्त वाहन मत्स्य 6000 के जरिए 6000 मीटर गहरे पानी के अंदर विशेषज्ञों की एक टीम को भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मिशन गहरे समुद्र में निकेल, कोबाल्ट आदि से समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज करना और नमूनों के संग्रह में सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही पर्यटन और समुद्री साक्षरता को बढ़ावा देने, पानी के नीचे इंजीनियरिंग नवाचार को विकसित करने में सहायता करेगा। ध्यान रहे, यह समुद्रयान 12 घंटे तक समुद्र की गहराई में रह सकता है। वहीं आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक समुद्र में रहने में सक्षम है। अगर इस योजना के लिए फंड की बात करें तो 6000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ यह डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। बता दें, डीप ओशन मिशन भारत सरकार द्वारा गहरे समुद्री संसाधनों का पता लगाने और समुद्र की प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए शुरू किया गया है और इसका नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए 5 वर्षों में अनुमानित 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस डीप ओशन मिशन का उद्देश्य महासागरीय जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास करना, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना, इसके साथ ही महासागर से ऊर्जा और मीठे पानी की उपलब्धता पर भी शोध करना शामिल है। हाल में रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन नीति तैयार की है। बताते चलें, यह पहल दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों की परिकल्पना करती है, क्योंकि इस योजना के तहत लागत प्रभावी स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए डिजिटल रेल मैनेजर के पास एक विशेष कोष भी निर्धारित किया गया है। ध्यान रहे, इस अमृत भारत स्टेशन नीति के तहत 1000 छोटे व महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह एक अलग पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत 200 बड़े स्टेशनों के पुनरुद्धार की महत्वाकांक्षी योजना से अलग है। अब आपको इस योजना के उद्देश्यों से परिचित करा दें। रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और मास्टर प्लान का क्रियान्वयन करना, इसके साथ ही हितधारकों की जरूरतों को पूरा कर धन की उपलब्धता के आधार पर जहां तक संभव हो स्टेशन उपयोग संबंधी अध्ययन करना, आवश्यक एवं पुरानी इमारतों को लागत कुशल तरीके से स्थानांतरित करना ताकि भविष्य के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। बता दें, इस योजना से नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करना और बदलना। इसके तहत स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, जिसे आंतरिक रूप से खुर्दा मॉडल रीडेवलपमेंट कहा जा रहा है। बताते चले, उड़ीसा की खुर्दा स्टेशन का 4 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया गया है। वर्ष 2023 में भारत चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बताते चले, क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है। स्मरण रहे, इसकी शुरुआत 2007 में जापानी पीएम शिंजो आबे की पहल पर हुई थी, लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया इस समूह से हटने लगा, जिस कारण इन चारों देशों की विदेशी नीति में अस्पष्टता आई और क्वाड समाप्त हो गया था। लेकिन 2017 में फिलीपींस में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इन चारों राष्ट्रों ने क्वाड को पुनः जीवित करने पर सहमति व्यक्त की थी। बताते चले, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 1 महीने के लिए अध्यक्ष बना है, दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक। इसके साथ ही भारत ने G20 की अध्यक्षता ली है 1 वर्ष के लिए, दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक। हाल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन की COP15 में वार्ताकारों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 30x30 की संज्ञा दी जा रही है। इस समझौते को संज्ञान में रखते हुए 190 देशों ने 2030 तक 30% भूमि और 30% पानी के संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही 2030 तक भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के साथ विकासशील देशों को जैव विविधता को बचाने के लिए अरबों डॉलर जुटाने पर भी विचार विमर्श हुआ है और इस दशक के अंत तक $200 बिलियन जुटाने पर प्रतिबद्धता जताई गई है। बताते चले, इस समझौते के तहत सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार विमर्श किया गया है। इसके लिए $500 बिलियन रकम इकट्ठी की जाएगी। इसके अतिरिक्त गरीब देशों को भेजे जाने वाली धनराशि को 2025 तक प्रत्येक वर्ष $20 अरब बढ़ाने के लिए कहा गया है। ध्यान रहे, वन्य जीवों का प्रबंधन, आवासों की बहाली करना और प्लास्टिक समाप्ति भी इस समझौते के तहत शामिल है। हाल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन की COP15 में वार्ताकारों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 30x30 की संज्ञा दी जा रही है। इस समझौते को संज्ञान में रखते हुए 190 देशों ने 2030 तक 30% भूमि और 30% पानी के संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही 2030 तक भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के साथ विकासशील देशों को जैव विविधता को बचाने के लिए अरबों डॉलर जुटाने पर भी विचार विमर्श हुआ है और इस दशक के अंत तक $200 बिलियन जुटाने पर प्रतिबद्धता जताई गई है। बताते चलें, इस समझौते के तहत सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार विमर्श किया गया है। इसके लिए $500 बिलियन रकम इकट्ठी की जाएगी। इसके अतिरिक्त गरीब देशों को भेजे जाने वाली धनराशि को 2025 तक प्रत्येक वर्ष $20 अरब बढ़ाने के लिए कहा गया है। ध्यान रहे, वन्य जीवों का प्रबंधन, आवासों की बहाली करना और प्लास्टिक समाप्ति भी इस समझौते के तहत शामिल है।
हाल में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वित्तीय प्रदर्शन और सौंदर्यीकरण के आधार पर शहरों की एक नई रैंकिंग प्रणाली के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग 2022 के उद्देश्यों की बात करें तो शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन करना, उनकी पहचान करना और उन्हें 3 वित्तीय मापदंडों संसाधन एकत्रीकरण, व्यय प्रदर्शन और वित्तीय शासन प्रणाली के आधार पर पुरस्कृत करना है। ध्यान रहे, इसका लक्ष्य ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना है जिनमें सुधार करके शहरी स्थानीय निकाय अपने ग्राहकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में भारत में नगर पालिका राजस्व जीडीपी के 1% से भी कम है और अधिकांश नगर पालिका अंतर सरकारी हस्तांतरण पर निर्भर है। इस प्रतियोगिता में शहरी और राज्य दोनों स्तरों पर सबसे खूबसूरत वार्डों को सम्मानित किया जाएगा। हाल में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी बागीर को समुद्री परीक्षण पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। बताते चले, 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई यह तीसरी पनडुब्बी है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा है। ध्यान रहे, बागीर पनडुब्बी को 12 नवम्बर 2020 को लॉन्च किया गया था और फिर 1 नवम्बर 2022 को समुद्री परीक्षण शुरू किया गया था। बागीर पनडुब्बी को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, जिससे नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। स्वदेश निर्मित पनडुब्बियों के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत पहल को भी मजबूती मिलेगी। याद रहे, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में हो रहा है। पहली पनडुब्बी कलवरी और 5वीं बागीर है। हाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिल्ली में प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधान और नवाचारों को आमंत्रित करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस चैलेंज में समुदाय के पिछड़े और महिला वर्ग पर अधिक ध्यान देना है। साथ ही स्थानीयकृत मॉडल, स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना, बहनीयता, लागत प्रभावी समाधान और बहुक्षेत्रीय विचार और समाधान शामिल किए गए हैं। ध्यान रहे, दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई। यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक है, क्योंकि यह ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी मंच प्रदान करता है। साथ ही स्थायी रोजगार उपलब्ध करा के वित्तीय रूप से सक्षम भी बनाता है। हाल में साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाषाओं के लिए घोषित किए गए हैं। इनमें 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह सहित अन्य पुस्तक भी शामिल हैं। बताते चले, पूर्व IAS अधिकारी M राजेंद्र को तमिल भाषा के उपन्यास काला पानी के लिए अकादमी पुरस्कार हेतु चुना गया है। चुने गए लोग इस प्रकार हैं: हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण, अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय, पंजाबी के लिए सुखजीत, उर्दू के लिए अनीस अशफाक, असमिया भाषा के लिए मनोज कुमार गोस्वामी और KB नेपाली को नेपाली भाषा के लिए चुना गया है। याद रहे, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। इससे 22 संवैधानिक भाषाओं और अंग्रेजी तथा राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि और एक पट्टिका दी जाती है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने वाली सांसद सुब्रह्म स्वामी की याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। बताते चलें, याचिकाकर्ता सांसद द्वारा कहा गया है कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसका जवाब आज तक दाखिल नहीं किया गया। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को आश्वासन दिया है कि जवाबी हल्फनामा दायर करने के लिए तैयार है, लेकिन वे संबंधित मंत्रालय के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको राम सेतु का संक्षिप्त परिचय करा दें। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबी पुल जैसी एक संरचना है। स्मरण रही, प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। इस पुल का निर्माण भगवान राम और उनकी सेना द्वारा किया गया, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु प्रवाल भित्तियों से बना एक रेखीय ब्रिज है तथा यह समुद्र का एक उथला हिस्सा बनाता है, जो अपसादन प्रक्रिया से लगातार प्रभावित भी हो रहा है। यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास पम्बन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक स्थित है। अगर इसके पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से संबंधित लाभ की बात करें तो मन्नार की खाड़ी में थूथुकुंडी और रामेश्वर के बीच कोरल रीफ प्लेटफार्म को 1989 में एक समुद्री जैवमंडल रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। ध्यान रहे, इस क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की 36,000 से अधिक प्रजातियां रहती हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव और रेतीले तटों से घिरा हुआ है, जिन्हें कछुओं के घोंसले के लिए अनुकूल माना जाता है। साथ ही यह मछलियों, झींगा मछलियों, झींगों और केकड़ों के लिए भी प्रजनन स्थल है। इस क्षेत्र में मछलियों की 600 रिकॉर्ड की गई किस्मों में से 70 को व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। यह क्षेत्र पहले से ही थर्मल प्लांटों से निकलने वाले पानी, नमक निर्माण स्थलों से निकलने वाले नमकीन पानी के बहाव और कोरल के अवैध खनन के कारण खतरे में है। अब आपको सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट का संक्षिप्त परिचय करा दें। यह भारत और श्रीलंका के बीच उथले समुद्री जल में नौवहन मार्ग बनाने के लिए एक प्रस्तावित परियोजना है, जो भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर निरंतर नौगम्य समुद्री मार्ग प्रदान करेगी। यह परियोजना उथले पाक जलडमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का एक
एक प्रस्ताव करती है। 1860 में अल्फ्रेड डी टेलर द्वारा परिकल्पित इस परियोजना को वर्ष 2005 में भारत सरकार की स्वीकृति मिली। यदि यह पूरी होती है तो उम्मीद है कि इससे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच नेविगेशन समय में काफी कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में सरकार को इस परियोजना पर आगे बढ़ने से रोक दिया था और सुझाव दिया था कि सरकार एक वैकल्पिक मार्ग की जांच करे जो राम सेतु को नुकसान न पहुंचाए। दरअसल भारत विश्व मंच पर बाजरे को लोकप्रिय बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भारत बाजरे की खपत को और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना बना रहा है। हाल में भारत ने G20 की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा और पोषण को कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। भारत इसके लिए मीरा पहल को भी लागू करने पर विचार कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मीरा का पूर्ण रूप यानी मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस है। इसका उद्देश्य बाजरा फसलों पर अनुसंधान का समर्थन करते हुए दुनिया भर के बाजरा अनुसंधान संगठनों को जोड़ना है। बताते चले, मीरा भारत को बाजरे के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की योजना के भी अनुरूप है। मीरा के शुरू होने के लिए भारत सीड मनी के रूप में योगदान देगा। G20 मंच पर मंजूरी के बाद बाकी सदस्य देश भी इस पहल में योगदान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, देश के उद्योग और अनुसंधान निकायों में निवेश का प्रभाव सुनिश्चित इसके माध्यम से भी हो सकेगा। संभावना है कि मीरा का सचिवालय दिल्ली में ही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाजरा छोटे दाने वाला अनाज है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, कुटकी और कोदो बाजरा आदि। इन फसलों को चावल और गेहूं की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। बाजरा एक वैश्विक फसल है। इसे 130 से अधिक देशों में उगाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाजरे को पोषण का पावर हाउस भी कहा जाता है। आपको बता दें, 10 अप्रैल 2018 को कृषि मंत्रालय ने बाजरे को पोषक अनाज के रूप में मान्यता दी थी। इसके साथ ही 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए एक संकल्प भी लिया था। यह प्रस्ताव भारत द्वारा पेश किया गया था और इसे 72 देशों द्वारा समर्थन भी मिला था। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।